Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अभी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन एमसीक्यूज को भी हम लोग जो है वो इसी 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर डिस्कस कर ले रहे हैं भाई। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में, बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं अंडर द राइट गाइडेंस तो अपने आप को एनरोल कर लें इन द लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द एड्यूटैप। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ अपनी इवेल्युएशन करनी है, तो टेस्ट सीरीज में खुद को आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अब इन कोर्सेज के बारे में हम लोग बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, बट बिफोर दैट हम लोग जो आज की डिस्कशन को पहले कंटिन्यू करते हैं विद द पीवाईक्यू। अब देखिए जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इंश्योरेंस, वहां से हम लोगों को लास्ट साइकिल में भी एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। जैसे मई 2024 के अंदर ही हम लोगों को इंश्योरेंस अलग अलग तरह की जो लाइफ इंश्योरेंस है उनके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला। सो गाइस जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वहां से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाए भाई। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द इंश्योरेंस कि भाई इंश्योरेंस है क्या है एक्चुअल में। तो देखिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की अगर बात की जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी। अब पॉलिसी होल्डर किसको बोला जाएगा? द इंडिविजुअल हु इज टेकिंग द इंश्योरेंस भी, जिसके द्वारा इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है उसको बोल रहे हैं हम लोग पॉलिसी होल्डर। और इंश्योरेंस कंपनी कौन हो जाएगी? जिस कंपनी के द्वारा जो है वो एक पोटेंशियल फाइनेंशियल कवरेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है फ्यूचर के अंदर जो पोटेंशियल फाइनेंशियल रिस्क अराइज हो सकता है उसके अगेंस्ट जो कवरेज प्रोवाइड की जा रही है। सो इंश्योरेंस क्या है? इट इज़ अ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल इन विच द इंश्योर्ड ट्रांसफर्स अ रिस्क ऑफ पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस टू द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब जो इंडिविजुअल है जिसके द्वारा इंश्योरेंस ली जा रही है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंश्योर्ड बोल रहे हैं, इंश्योर्ड एंटिटी बोल रहे हैं। वो अपने जो फ्यूचर के अंदर उसको रिस्क हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उस लॉस को जो है वो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस इंश्योरेंस गाइज। अब यहाँ पे मिटिगेट कैसे कर रहा है? इन एक्सचेंज फॉर द मॉनिटरी कंपनसेशन नोन एज प्रीमियम। मतलब जो इंश्योर्ड इंडिविजुअल है उस इंश्योर्ड इंडिविजुअल या फिर इंश्योर्ड एंटिटी के द्वारा एक अमाउंट जो है पे किया जाता है टू द इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट पे किया जा रहा है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रीमियम बोल दे रहे हैं भी। और ये प्रीमियम जब ये इस इंश्योर्ड एंटिटी के द्वारा पे किया जा रहा है इस इंश्योरेंस कंपनी को, तो बदले में ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये इस इंश्योर्ड एंटिटी को जो है वो कवरेज प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट द फ्यूचर फाइनेंशियल लॉस भी विच में अराइज इन द फ्यूचर गाइज। अब अलग अलग तरह की इंश्योरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस एंड ट्रेवल इंश्योरेंस गाइज। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग पहले हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द इंश्योर्ड पर्सन टू कवर द मेडिकल कॉस्ट। मतलब जो मेडिकल कॉस्ट अराइज हो सकती है इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ इलनेस, एक्सीडेंटल इंजरीज, सर्जरी एंड अदर काइंड ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, तो उस पर्टिकुलर मेडिकल कॉस्ट को कवरेज प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्थ इंश्योरेंस। अब अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों को तीन प्लेयर्स जो देखने के लिए मिलते हैं। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही जो है वो इशू करती हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा भी हेल्थ इंश्योरेंस को इशू किया जाता है। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज विच ऑल्सो इशूज द हेल्थ इंश्योरेंस भी। तो तीन प्लेयर्स हम लोगों को प्रेजेंटली देखने के लिए मिलते हैं इन द हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आफ्टर दैट अब हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग तरह की जो पॉलिसीज हैं वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोमेंट पॉलिसीज के बारे में भी। अब देखिए ये जो एंडोमेंट पॉलिसीज हैं ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसको डिजाइन किया गया है टू पे अ लमसम अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक टर्म और ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर भी। जैसे एक इंडिविजुअल है, अमित नाम के एक इंडिविजुअल है, इस अमित नाम के इंडिविजुअल के द्वारा
जो है वो, अगर ये एंडोमेंट पॉलिसी ली गई है, मान लेते हैं 20 साल के लिए ली गई है, तो 20 साल का जब टेन्योर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक लमसम अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा अमित को, या फिर बीच में इस 20 साल के टेन्योर के बीच में अगर अमित की डेथ हो जाती है तो वहां पे फिर उस केस में भी एक लमसम अमाउंट जो बेनिफिशियरी की जो फैमिली है उसको जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर जो उसके नॉमिनीज हैं उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा भी। अब दे ऑफन हैव अ मेच्योरिटी ऑफ 10, 15 और 20 ईयर्स विद सम ऑफरिंग पे आउट फॉर द क्रिटिकल इलनेस। अब वैसे तो यहाँ पे जब टेन्योर कंप्लीट होगा, 20 साल जब कंप्लीट होंगे उसके बाद ही एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा, बट इन केस ऑफ सम क्रिटिकल इलनेस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पीरियोडिक पे आउट्स भी यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं टू द पॉलिसी होल्डर भी। सो दिस इज एंडोमेंट पॉलिसी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब देखिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू हम लोग जो है वो इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं टू द बेनिफिशरीज अपॉन द सडन डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। मतलब अब अमित नाम का कोई इंडिविजुअल है, उसकी सडन डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो अमित की फैमिली है उसको एक इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी विद द हेल्प ऑफ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब यहाँ पे कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अमित को या फिर इसकी फैमिली को ड्यूरिंग द पॉलिसी एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। मतलब जैसे 20 साल के लिए अगर ये टर्म इंश्योरेंस करवाया है तो 20 साल कंप्लीट होने के बाद कोई भी जो है वो लमसम अमाउंट या फिर मॉनिटरी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट्स, जिस वजह से हम लोगों को ये जो पॉलिसीज हैं ये रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव देखने के लिए मिलती है। मतलब कम अमाउंट का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर को देना रहता है गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द मनी बैक पॉलिसी। अब देखिए जो मनी बैक पॉलिसी है दीज आर क्वाइट सिमिलर टू द एंडोमेंट पॉलिसी विद अ थिन डिफरेंस। क्या वो डिफरेंस है कि यहाँ पे पीरियोडिक पे आउट जो पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू आउट द पॉलिसी ड्यूरेशन। अब यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो फिर एक फुल सम इंश्योर्ड पे किया जाएगा बेनिफिशियरी को, और जो अमाउंट रहेगा फुल सम इंश्योर्ड का दैट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो मनी बैक पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी में यही डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे मनी बैक पॉलिसी के केस में एक पीरियोडिक पे आउट जो है वो पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जबकि एंडोमेंट पॉलिसी में एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म के बाद ही एक लमसम अमाउंट पे किया जाएगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्रिटिकल इलनेस भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द पेंशन प्लान्स। अब देखिए ये जो पेंशन प्लान है ये स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए हैं फॉर द सीनियर सिटीजन्स या फिर ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं पोस्ट देयर एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन द रिटायरमेंट ईयर्स भी, रिटायरमेंट के बाद भी। अब ये जो पॉलिसीज हैं ये सीनियर सिटीजन्स या फिर इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं कि भी वो अपना वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करें जो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट वो मेंटेन कर रहे थे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट ईयर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाते हैं पॉलिसी होल्डर विद द हेल्प ऑफ दीज पेंशन प्लान्स गाइस। तो ये हम लोगों ने 4 तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। अब देखिए जनरल इंश्योरेंस जो है वो इंक्लूड करते हैं कवरेज फॉर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इवेंट लाइक फायर, थेफ्ट, पर्सनल एक्सीडेंट और हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइबिलिटी इंश्योरेंस विच कवर्स द लीगल ऑब्लिगेशंस। अब यहाँ पे जो जनरल इंश्योरेंस है दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल in shielding against the financial losses and providing a economic stability to nation's economy। अब जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो आग लग जाती है, उस बिल्डिंग में आग लग गई, उसकी अगर हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस करवा रखी थी तो उस आग लगने की वजह से जो लॉस हम लोगों को बियर करना पड़ रहा है उस बिल्डिंग के अंदर, दैट लॉस विल बी कवर्ड बाय दिस जनरल इंश्योरेंस गाइस, ठीक है। सो दिस इज जनरल इंश्योरेंस जहाँ पे आग लगने से या फिर थेफ्ट होने से या फिर कोई पर्सनल एक्सीडेंट होने की वजह से जो लॉस हो सकता है उस लॉस को जो है कवरेज प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ जनरल इंश्योरेंस भी। नेक्स्ट इज एसेट इंश्योरेंस। अब एसेट इंश्योरेंस, एसेट अलग अलग तरह के देखने के लिए मिलते हैं हम लोगों को, जैसे मूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट, जिनके अंदर व्हीकल्स, मशीनरीज या फिर लाइफ स्टॉक जो है वो इंक्लूड करते हैं हम लोग। अब इनको जो है इंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज एसेट इंश्योरेंस जब भी पर्टिकुलरली इनको प्लेज किया गया हो टू द बैंक। प्लेज करने का मतलब क्या है कि भाई किसी तरह का लोन लिया गया है अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर एसेट्स, तब हमारे लिए जो इन एसेट्स की इंश्योरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अभी। अब इंडिया के अंदर ये जो इंश्योरेंस है इसको गवर्न किया जाता है बाय IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया दैट ओवरसीज एंड प्रमोट्स द इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर भी। तो ये हम लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बैंक का इंश्योरेंस के बारे में कि भाई जब बैंक के द्वारा ये इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोल
देंगे, बैंक अश्योरेंस बोल देंगे गाइस। सो बैंक अश्योरेंस क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू द बैंक ब्रांचेस इज नोन एज बैंक अश्योरेंस। अब 2013-14 का जो बजट आया वहां पे बैंक्स को अलाउ किया गया कि भी वो एक इंश्योरेंस ब्रोकर की तरह एक्ट कर सकते हैं टू इंक्रीज देयर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस सेक्टर ने अपनी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए 2013-14 के बजट में बैंक्स को ये राइट दे दिया कि दे कैन एक्ट एज अ इंश्योरेंस ब्रोकर फॉर मेकिंग द कस्टमर इंश्योर्ड भी। ठीक है, अपने कस्टमर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बट ब्रोकर की तरह एक्ट करेंगे बैंक यहाँ पे। अब जो इरडई जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोगों को रेगुलेशंस देखने के लिए मिलती हैं 2013 के अंदर, इस एक्ट की हम लोगों को बैकिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है फॉर दिस बैंक अश्योरेंस। अब यहाँ पे जो बैंक है वो डायरेक्टली अंडरटेक नहीं कर सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस को विद रिस्क पार्टिसिपेशन डिपार्टमेंटली। मतलब अगर डिपार्टमेंटली उन्होंने इंश्योरेंस ऑफर करनी है अपने कस्टमर्स को बैंक्स ने, सो वहाँ पे रिस्क के अंदर किसी भी रिस्क में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दे कैन ओनली डू दिस, दे कैन ओनली पार्टिसिपेट इन रिस्क अगर वो ज्वाइंट वेंचर या फिर सब्सिडरी के थ्रू जो इंश्योरेंस है उसको ऑफर करते हैं गाइस। तो ये हम लोगों ने बैंक अश्योरेंस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए 3 तरह से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो इंश्योरेंस है वो ऑफर की जा सकती है बैंक्स के द्वारा। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं जब भी इंश्योरेंस बिजनेस को अंडरटेक करेगा एक बैंक विद रिस्क पार्टिसिपेशन, जहां पे वो रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट करेगा जब भी इंश्योरेंस ऑफर की जाएगी विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर भी। तो अब यहाँ पे क्या कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं अगर बैंक ने रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए इंश्योरेंस ऑफर करनी है कस्टमर्स को। अब देखिए नेट वर्थ जो बैंक की है दैट शुड बी एटलीस्ट 1000 करोड़ और 500 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी भी। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के बाद 500 करोड़ से कम जो है वो बैंक की नेटवर्थ नहीं होनी चाहिए और वैसे एटलीस्ट 1000 करोड़ जो है एक बैंक की नेटवर्थ होनी चाहिए अगर इंश्योरेंस ऑफर करनी है कस्टमर को रिस्क पार्टिसिपेशन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। इसके अलावा बैंक नीड टू मेंटेन मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल, जिसको हम लोग जिसके अंदर हम लोग कैपिटल कंजर्वेशन बफर को भी इंक्लूड करेंगे भी। अलॉन्ग विद दिस जो बैंक है उसका लेवल ऑफ एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो लेवल है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3%। लास्ट 3 साल से जो बैंक है वो प्रॉफिट के अंदर होना चाहिए और जिस सब्सिडरी के थ्रू वो ऑफर कर रहा है इंश्योरेंस को उस सब्सिडरी की जो परफॉर्मेंस है दैट शुड बी सेटिस्फैक्टरी भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारा तरीका है इंश्योरेंस बिजनेस को अंडरटेक करने का बैंक्स के द्वारा दैट इज जहाँ पे बैंक अंडरटेक करेंगे इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ब्रोकिंग और कॉर्पोरेट एजेंसी बाय अ सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। मतलब यहाँ पे अब जो बैंक है वो कॉर्पोरेट एजेंसी की तरह एक्ट करेंगे एक इंश्योरेंस को ऑफर करती बार। तो यहाँ पे जो नेटवर्थ है बैंक की दैट शुड बी एटलीस्ट 500 करोड़ आफ्टर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी। जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल है वो बैंक को मेंटेन करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग द कैपिटल कंजर्वेशन बफर। एनपीए का जो लेवल है दैट शुड नॉट बी मोर देन 3%। नेट प्रॉफिट में होना चाहिए बैंक लास्ट 3 ईयर्स से और जिस सब्सिडरी के थ्रू एज अ कॉर्पोरेट एजेंसी मतलब जहाँ पे कॉर्पोरेट एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है बैंक फॉर प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस वहाँ पे उस जिस सब्सिडरी के थ्रू जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है इंश्योरेंस तो दैट सब्सिडरी शुड हैव अ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली जब भी एक बैंक को इंश्योरेंस ऑफर करनी है बाय एक्टिंग एज अ कॉर्पोरेट एजेंसी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जब इंश्योरेंस ऑफर की जाएगी बैंक के द्वारा डिपार्टमेंटली। अब जब भी डिपार्टमेंटली ऑफर करनी है एक बैंक ने इंश्योरेंस तो वहाँ पे रिस्क के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, अभी हम लोगों ने बात की इसके बारे में। तो जब भी डिपार्टमेंटली जो है वो इंश्योरेंस ऑफर करनी है एक बैंक ने तो बैंक नीड टू हैव अ लाइसेंस फ्रॉम IRDAI आफ्टर पेइंग द नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट एंड एनुअल फी। जो डिपॉजिट है ऑफ ₹50 लाख इज टू बी मेंटेन्ड बाय द इंश्योरेंस ब्रोकर विद अनदर बैंक एज पर द IRDAI रेगुलेशन। मतलब जिस बैंक ने इंश्योरेंस ऑफर करनी है डिपार्टमेंटली वो दूसरे बैंक के साथ में 50 लाख रुपए का जो डिपॉजिट है वो मेंटेन करके रखेगा। आफ्टर दैट द बैंक नीड टू मेंटेन कस्टमर अप्रोप्रिएटनेस। कस्टमर अप्रोप्रिएटनेस को मेंटेन करना पड़ेगा बैंक को भी, मतलब राइट काइंड से राइट तरीके से जो है वो कस्टमर्स को कैटर किया जाए जब भी उनको इंश्योरेंस ऑफर करनी है डिपार्टमेंटली। अब यहाँ पे जो सभी इंप्लॉइज जो भी इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक दोज शुड पोजेस द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय IRDAI। स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए ऑफ असेसिंग द सूटेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कि भाई कौन से कस्टमर को किस तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो ऑफर करना है उसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो फॉलो होने चाहिए। फेयर डीलिंग होनी चाहिए कस्टमर्स के साथ में, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस जो ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन की जानी चाहिए फ्रॉम द बैंक।
अलॉन्ग विद दिस इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो वॉयलेट नहीं करना चाहिए कि भाई इंसेंटिव ज़्यादा आप लोगों को प्रोवाइड करेगा अगर आप लोग इंश्योरेंस सेल करेंगे, ऐसा अगर बैंक की एम्प्लॉय को बोला जा रहा है तो दैट इंसेंटिव स्ट्रक्चर शुड नॉट वॉयलेट सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट गाइस। इसके अलावा बैंक शुड हैव अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कि अगर किसी भी तरह का ग्रीवेंस अराइज होता है ड्यूरिंग द प्रोवाइडिंग ऑफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंटली बाय द बैंक, तो उस ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो हो बैंक के पास होना चाहिए भी। तो ये हम लोगों ने देखा 3 तरह से जो है वो बैंक के द्वारा इंश्योरेंस ऑफर की जाती है, इंश्योरेंस बिजनेस को अंडरटेक किया जा सकता है। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू डिफरेंट टाइप are endowment policies provides a lump sum either on the maturity or on death of the policyholder. Term insurance policies provide monetary benefit at the end of the policy term. Money back policies provide periodic payouts during the policy term and full sum assured on the death. Pension plans are designed to provide financial security during the retirement. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. So second statement हमारी गलत हो जाती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड मॉनिटरी बेनिफिट एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। नहीं भाई, टर्म इंश्योरेंस के केस में जब पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाएगा, मान लो 20 साल के लिए आप लोगों ने जो था वो टर्म इंश्योरेंस करवा रखी थी, तो 20 साल कंप्लीट होने के बाद कोई भी लमसम अमाउंट जो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बट ड्यूरिंग दीज 20 ईयर्स अगर एक पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसकी फैमिली को जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन एंड ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। After that, next question is with reference to banks undertaking the insurance business through subsidiary or joint venture, consider the following statements. For risk participation in insurance business, the bank must have a net worth of at least 1000 crore. For insurance broking or corporate agency, the minimum net worth required is 500 crore after investing in the equity. In both cases, level of NPA should not exceed 5%. In both cases, bank should have net profit in last 3 years and a satisfactory performance track record of subsidiary. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 B. What should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 only. थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में जो लेवल ऑफ एनपीए है दैट शुड नॉट एक्सीड 3% गाइज। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन और ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में बात कर ली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम के रिगार्डिंग एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, जहाँ जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे जीआईबी के लिए लाइव क्रैश कोर्स के बारे में, जिसके अंदर 120 आवर्स की शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है वो सुपर क्रैश कोर्स भी ऑफर किया जा रहा है बाय द एडुटैप इटसेल्फ, जहां पे जस्ट 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फोकस करते हुए आप लोगों को जो है प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। अलॉन्ग विद दिस रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को सही से प्रैक्टिस कर पाएं इसके लिए सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे भी। सो यू कैन एनरोल इन दिस सुपर क्रैश कोर्स एज वेल। इसके अलावा अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द टेस्ट सीरीज। सो जस्ट टू इवेल्युएट योरसेल्फ, जहां पे आप लोगों को सॉल्व PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं राइट फ्रॉम मई 2023 टू नवंबर 2025। इसके अलावा चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों की कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर प्रिपरेशन कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी। सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।